रहीम। जी सवाल भाई साहब, क्वेश्चंस हैं। अब इस तरह से करेंगे कि ये क्वेश्चंस जो है ना जो बच्चे अभी मतलब जो रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में उनके लिए ये मैं करूँगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये एक किसी उसमें कन्वर्ट करके ना वर्ड की फाइल में तो अवेलेबल कर देंगे। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो बच्चों के लिए अवेलेबल होगा। पहला सवाल है जी, क्वेश्चन है जी, सारा टुक ए लोन ऑफ 1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ सही है। इफ शी पेड 432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, डे 3 के नोट्स के तौर पे अवेलेबल होंगे ये क्वेश्चंस। और उसमें ये पहला सवाल है जो अभी हम करने लगे हैं, सारा वाला सवाल है। उसने ये कहा है कि उसने जो अमाउंट्स दी हुई है, उसने लोन लिया है। लोन कितनी अमाउंट का लिया जी? 1200 का। और उसने इंटरेस्ट पे कितना किया जी? 432 का। उसने कहा है कि रेट और टाइम नहीं पता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैश ये है, उसने कहा है कि जितना रेट है ना उतना ही टाइम है, जितने परसेंट रेट है उतने परसेंट टाइम है। अगर इस बात को आप जहन में रखें, अगर इस बात को आप जहन में रखें और मैं कहूं कि टाइम है x ईयर्स, तो रेट कितना होगा भला? x%। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि वेरिएबल तो दो हैं जो अननोन है, लेकिन दोनों ही इक्वल है, सेम है। इसका मतलब है कि हमारा सिंगल अननोन वेरिएबल है। x% को हम कह सकते हैं x/100, x/100 कह सकते हैं ना हम। ठीक हो गया। अब हमारा फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, I = P/R/T। प्रिंसिपल है 1200, रेट है x/100, टाइम है x, और इंटरेस्ट कितना है? 432। करें जरा, कर सकते हैं। 432 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 1200 को डिवाइड कर दें, कितना बनेगा? क्या 0 से कैंसिल आउट हो गया? ठीक हो गया, डिवाइड हो गया। 432 डिवाइडेड बाय 36 +6 और -6। हमेशा ये ज़हन में रखना है, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस भी होता है माइनस भी होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि टाइम -6 नहीं हो सकता। सवाल यह है कि क्या रेट -6 हो सकता है? रेट -6 हो सकता है, यस। जब डिक्रीजिंग रेट्स होते हैं ना, जब डिक्रीजिंग होता है, अभी तो इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है ना वो हमने सिर्फ इंक्रीज वाले देखे हैं, लेकिन रेट डिक्रीज भी हो सकता है। बट क्योंकि उसने ये कहा है कि रेट और टाइम दोनों सेम है, तो फिर हम लोग ये -6 वाले को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी इन माइनस बट रेट कैन बी इन माइनस। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने करना था 6 साल का। अगला सवाल, एक बताओ ना, ये तो हो गया। ये सवाल है, जमील इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ सिंपल इंटरेस्ट बॉन्ड हुज वैल्यू ग्रू to ₹300 at the end of 3 years and ₹400 at the end of another 5 years. What was the rate of interest in which he invested this sum? ये उसी तरह का सवाल है जो कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि दो सिनेरियोज जो है ना वो सॉल्व करेंगे हम। तो ये सवाल है जी, उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए 3 सालों में, वो कितने बन जाते हैं? 300। आगे क्या था? एंड इन एन अदर 5 years वो कितने बन जाते हैं? 400। तो ये एग्जैक्टली वही वाला सिनेरियो हो गया। सिनेरियो नंबर 1 ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको नहीं पता, टाइम जो है वो 3 years है, तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो 300 बन जाती है। दूसरा सिनेरियो, प्रिंसिपल वैल्यू आपको नहीं पता, रेट भी नहीं पता, रेट इधर भी नहीं पता, टाइम अगर 8 साल हो तो फ्यूचर वैल्यू 400 बन जाती है। तो आपने बस अब इनको सिंपली सॉल्व करना है, वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया था उस तरीके से कल हमने इसके सवाल किए थे। ठीक है जी, करेंगे इसको अगर हम, तो S = P × 1 + R T बनेगा। S जो है वो 300 है, T अननोन है, 1 + रेट अननोन है, और टाइम है जी 3 years।
इसको अगर हम सीधा करें तो ये बनेगा 300 डिवाइडेड बाई पी इंटू 1 प्लस 3r, पी नहीं आएगा, ठीक हो गया। और दूसरा सिनेरियो एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, ऐसा जी 400, प्रिंसिपल अमाउंट अननोन है, रेट अननोन है, टाइम जो है वो 8 ईयर्स है। तो ये बनेगा P इज इक्वल टू 400 ओवर 1 प्लस 8R। तब आपका दोनों सिनेरियोज का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को टैली कर लेंगे। 300 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3R इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8R। अब आगे आप इसको सॉल्व कर लें, रेट आ जाएगा। क्या आया? अच्छा, मैंने कहा शायद आपने क्या कर लिया। ये नंबर ज़रा याद रखने हैं, ये जो क्योंकि इसी नंबर में आपने मुझे फिर ये इनकी ना तस्वीरें लेकर सेंड करनी है सवालों की, ताकि वो फिर मैं ऑनलाइन के बच्चों के लिए इसको अवेलेबल कर दूं। अच्छा, ये वाला जो सवाल था ये क्या नंबर था भला आपकी बुक में? ये था 5.22। आप अपने पास लिख लें कि इस ऑर्डर में हमने सवाल किए थे। ये क्या है? 21 है। आगे चलते हैं, अगला सवाल बताएं जी। ये वाला सवाल है, सलमान borrowed 5,000 at 6% simple interest and invested the same amount at 6% compound semi annually. What would he gain after 8.5 साल? तो ये जो सवाल है ना, सिंपल सी बात है, उसने कुछ पैसे लिए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। टाइम है 8.5 साल का, तो पहले देख लें कि उसको कितना इंटरेस्ट पड़ा है। उसको 8.5 सालों पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो रेट पड़ा है वो निकाल लें। ये वो है जो उसने किसी को पीछे देना है। अब आगे उसने जिस बंदे से लेना है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है। हमने ये बात की थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, और हमने ये भी बात की थी कि अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाएगी इंटरेस्ट आपकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो जो आगे से मिलना है वो भी निकाल लें और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, तो वो अमाउंट होगी जो उसको बची है। ये तो नहीं मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत, ठीक है। आई होप कि आप कर लेंगे। इतने सारे मार्कर, मैं 2 मार्कर वापस रख देता हूँ। ठीक हो गया जनाब? तो इस सवाल को बच्चे जो हैं वो खुद ही सॉल्व करेंगे। इस सवाल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सवाल नंबर क्या था? 5.23, ठीक है। ये समझे, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। मुझे पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो भी सवाल है ना, ये निकाल के हम एक डॉक्यूमेंट में डाल देंगे। जिसकी भी बुक होगी, बच्चे के पास है या नहीं है, ये सवाल उसको नोट्स में मिल जाएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है, Zainab owes 5,000 due in 4 months, 7,000 due in 9 months. Zainab ने देने हैं। ओस का मतलब होता है कि वो मकरूज है। Zainab मकरूज है, 5,000 रुपये उसने देने हैं 4 महीनों में और 7,000 रुपये देने हैं उसने 9 महीनों में। What single payment in 6 months will liquidate these obligation if the money is worth 12%? वो कहती है कि हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं, एक 4 महीनों बाद करनी है, एक 9 महीनों बाद करनी है। लेकिन ज़ैनब ये चाहती है कि वो एक ही पेमेंट कर दे 6 महीने के बाद आज से। तो बताएं कि वो आज से 6 महीने के बाद कितनी पेमेंट करेगी कि उसका जो है वो ये डेट जो है ये डिलीवर हो जाए। आप मुझे ये बताएं कि पहली पेमेंट उसने कितने की करनी है और कितने मंथ के बाद करनी है? आज से 4 महीनों के बाद 5,000 रुपये देने हैं, ठीक है। दिस इज टुडे। अगला, आज से 9 मंथ्स के बाद उसने 7,000 देने। अगला, वो चाहती है कि वो इसकी एक सिंगल पेमेंट करे। कब करे? आज से 6 मंथ्स के बाद, यानी कि यहां पे। तो वो कितनी पेमेंट कर दे कि ये वाली अमाउंट भी पे हो जाए और ये वाली अमाउंट भी पे हो जाए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट है 12%। रेट है, सब फार्मूलों पे रेट लगेगा 12%। और ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है डेफिनेटली, क्योंकि उसने नहीं बताया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब करना क्या है? अब करना ये है कि हमें बताया कि सिंपल इंटरेस्ट से पहले या सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो एस और पी है ना, ये वैल्यू में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसे ही है ना? हमने उस दिन बात की थी पहले दिन कि 1,000 रुपये और 2,000 रुपये एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि 2,000 रुपये
10 साल बाद के हैं और ये 1000 रुपये 10 साल पहले के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर मैं इस 5000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज पे कर दूं तो डेट इज इक्वल टू द पेमेंट ऑफ 5000 आफ्टर 4 months। सिमिलरली इस 7000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मैं आज पे कर दूं तो डेट इज इक्वल टू 7000 रुपीज, जो कि आज से 9 महीनों के बाद पे करने हैं। तो इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू आज पे कर दूं या 5000 4 महीनों बाद और 7000 9 महीनों बाद पे कर दूं, एक ही बात है। तो मेरे पास अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए, मेरे पास अगर इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाए दोनों पेमेंट्स की, तो मैं इन दोनों पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू को जो मैंने आज पे करने हैं उनको आज से 6 महीनों बाद ले जाऊं और जो उनकी फ्यूचर वैल्यू होगी वो 6 महीनों पे कर दूंगा, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगी। सो दिस इज आवर गेम। ये गेम है हमारी जो हमने करनी है। सबसे पहले हमने 5000 की प्रेजेंट वैल्यू आज की तारीख में फाइंड करनी है, 7000 की प्रेजेंट वैल्यू भी आज की तारीख पे फाइंड करनी है, और फिर जो टोटल पेएबल आज की तारीख में बनेगा उसको 6 महीने आगे ले जाके पे कर देना है। सही है। तो स्टेप नंबर 1 ये मेरी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन नंबर 1, ये मेरी कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन नंबर 2, और ये मेरी कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन नंबर 3। 1 बाय 1 चलते हैं जी, जल्दी जल्दी करना आपने। S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R T, आपने फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 5000, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेट है जनाब आपके पास 0.12 और टाइम है 4/12। टाइम हमेशा मंथ्स में अगर हो तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। $4807.69। चलें जी पॉइंट्स में भी कर लेते हैं। दूसरी कैलकुलेशन S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R T, फ्यूचर वैल्यू है 7000, P आपने फाइंड आउट करना है, रेट है 12% और टाइम है इस दफ़ा 9/12। $6422.01, ठीक है। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई वो आ गई 4807 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 6422। तो इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 4807 और 6422। जब मैं राउंड करके लिखूंगा तो फिर जो फिगर्स लिखी हैं उनको जमा करना है, पॉइंट्स वालों को जमा नहीं करना। चलो 4808 कर लो इसको, ये लो 4808 हो गया। 4808 एंड 6422 कितना बनता है? अब ये 11230 है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ दीज टू लोन्स, जो कि ज़ैनब आज पे करेगी तो उसकी जान छूट जाएगी, लेकिन ज़ैनब चाहती है कि वो आज से 6 महीनों के बाद पे करे। तो ये 6 महीने आगे लेके जाना पड़ेगा कि 6 मंथ अगर हम इसे आगे लेकर जाएं तो इसकी टोटल कितनी वैल्यू बनती है। तो एक और दफ़ा हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, विच इज़ S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, हाँ जी, अब ये प्रेजेंट वैल्यू है 11230, तो ये आ गया जी 11903.8। इसके आसपास का आपका आंसर होगा, है आंसर? $896। तो 896 और 903 के अंदर जो फर्क है सिर्फ 6 रुपए का है। हाँ ठीक हो गया। चलें जी, ये कौन सा सवाल था? 5.15। चलें, ये 4 सवाल हम लोगों ने आज किए, तो मज़ीद अगर हम करेंगे तो फिर आज का टॉपिक हमारा रह जाएगा।
हम फिर आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है यही आपके सवाल भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 23, 22, 21, 23 और 15, ये अगर आप कागज पे लिख लें, हमने 22, 21, 23 और 15 इस ऑर्डर में ये सवाल किए हैं। नहीं, वो मार्क तो किया मैं, लेकिन आपने ऑर्डर नहीं लिखा हुआ। मुझे ऑर्डर में चाहिए ना सवाल। 22, 21, 23 और 15। यार ये भी रिकॉर्ड होगा, जो मैं आराम सुकून से ये व्हाइट बोर्ड साफ कर रहा हूँ, तो ये भी रिकॉर्ड करोगे तुम? है रोक दी रिकॉर्डिंग? नहीं बस ठीक है, चलने दे, कुछ नहीं होता। बच्चों को भी पता चले ना, रियल क्लास की फीलिंग आनी चाहिए ना रिकॉर्डिंग्स में। बच्चों को तो चाहिए ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें टीचर व्हाइट बोर्ड भी मिटा रहा हो, टीचर सारी चीज़ें कर रहा हो। अच्छा, आज हम लोगों ने बात करनी है मल्टीपल कैश फ्लोज की, जो कि पे होती हैं, तो फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना जो है वो उसका एक शॉर्टकट फार्मूला है जो हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमारी जो लोन्स होते हैं या जो हम पेमेंट्स लेते हैं उसमें मल्टीपल कैश फ्लोज होती हैं। मल्टीपल कैश फ्लो से क्या मुराद है, एक सर्टेन अमाउंट आपको रेगुलरली पे करनी पड़ती है या एक सर्टेन अमाउंट रेगुलरली आप रिसीव करते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज कि आपने एक लोन लिया है और लोन है जनाब आपका 100,000 का। आपने ये लोन रिटर्न करना है और आपने रिटर्न करना है 5 इंस्टॉलमेंट्स में, और ये आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, 5 सालों में आपने पे करना है। तो आपका जो टाइम है वो 5 ईयर्स है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है डैट इज़ 10% कंपाउंड एनुअली। आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है और आपका उसके ऊपर लोन एक्यूमुलेट या अक्रू होता चला जाएगा। जैसे ही आप कुछ पेमेंट करेंगे वो आपकी पेमेंट उसमें से माइनस होगी और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपकी फिर दोबारा लोन की अमाउंट कंसिडर हो जाएगी। उसके ऊपर फिर दोबारा 1 साल तक इंटरेस्ट लोन लगता रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा और फिर उसके बाद वो पेमेंट होगी। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक पीरियोडिक पेमेंट, एक एनुअल पीरियोडिक पेमेंट, कि हम हर मंथ हर साल में कितनी पेमेंट करेंगे कि हमारा ये लोन जो है सूद समेत वापस हो जाए। ठीक है, रिटर्निंग ऑफ द लोन विद इट्स इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि 5 सालों में हम लोग कितनी इसकी जो है वो अमाउंट रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप गौर से देखें तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आपको कंटिन्यूसली बार बार वापस पे करनी पड़ रही है, और ये एक ऐसी अमाउंट होगी जो सेम होगी। तो अगर हम इसकी टाइमलाइन बनाएं, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है कभी कभी, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, यानी कि आज आपने लिए 1 लाख रुपए और आप रिटर्न कर रहे हैं। पहला रिटर्न आपने किया है यहाँ पे, दूसरा रिटर्न आपने किया है यहाँ पे, तीसरा रिटर्न आपने किया है यहाँ पे, चौथा रिटर्न आपने किया है यहाँ पे, और 5वां रिटर्न आपने किया है यहाँ पे। तो 5 साल के बाद आपका जो लोन है वो कम्प्लीटली रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो x है इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें और जमा करें, ये जो दूसरा x है इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें और जमा करें, ये जो तीसरा x है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3 साल पे करके फाइंड आउट करें और जमा करें, इसकी प्रेजेंट वैल्यू चौथे साल पे फाइंड आउट करें और जमा करें, और ये जो 5वीं पेमेंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 5वें साल पे फाइंड आउट करके जमा करेंगे। तो जो पेमेंट्स हुई हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक लोन लिया, आप उसको रिटर्न करने लगे हैं और पीरियोडिक पेमेंट से आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। जब आप उसे रिटर्न कर रहे हैं तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि वो सेम अमाउंट इसके ऊपर अक्रू होने वाले इंटरेस्ट को भी कवर कर रही है और ओरिजिनल लोन की अमाउंट को भी रिकवर कर रही है। यानी कि हमने एक ऐसी अमाउंट फाइंड आउट करनी है जिन पांचों की प्रेजेंट वैल्यू जो फाइंड आउट करने वाली है वो जो है वो 1 लाख रुपए के इक्वल होगी।
ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ सीइंग दीज आइटम्स। ठीक है जी, तो हम लोग बजाय इसके कि हम एक बड़ी लंबी कैलकुलेशन करें, हमारे पास कुछ एडवांस अलजेब्रा के रूल्स को यूज़ करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे फार्मूले आ जाते हैं जो काट कूट के एक सिंपल फार्मूला बन जाता है ना, वैसे कुछ फार्मूले बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं एन्युटी के फार्मूले। तो जो होता है ना एन्युटी, वो दरअसल एक नया टॉपिक नहीं है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को शॉर्ट करके दिखाया गया है ताकि हम इजीली वो कैलकुलेशन कर लें। अच्छा, एक तरीका तो ये है, मेरे पास टाइम सालों में है और रेट जो है वो कितना है, 10% है, n1 है, ऐसे ही ना। तो मैं ये करूं कि 100,000 इज इक्वल टू x, ये आपकी अमाउंट है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो किसी भी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है ना, कैसे, हमारे पास फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r पावर t है। तो ठीक है जी, तो p हो गया s ओवर 1 प्लस r रेज टू पावर t। ठीक है, होल पावर 1, यस, होल पावर 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 2 प्लस x ओवर 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 3 प्लस x ओवर 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 4 प्लस x ओवर 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 5। तो ये जो x है ना, ये हमारे पास निकलेगा पीरियोडिक पेमेंट। दिस इज द अमाउंट, जो अमाउंट जो है वो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वो इक्वल पीरियोडिक अमाउंट निकलेगी जो कि हम लोगों ने पेमेंट करनी है। आप अगर कैलकुलेट करें, कर लेंगे कैलकुलेट, ये लंबी कैलकुलेशन है, करें ज़रा, कर ही लेते हैं इसको। x निकले, ज़रा x निकले, पता चले क्या आता है x। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक सॉल्विंग अननोन वेरिएबल, फाइंडिंग द अननोन वेरिएबल। टाइम लग जाएगा, वैसे कैलकुलेटर खुद भी थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है। अब फर्ज करें कि पेमेंट जो है ये पीरियोडिक है, एनुअल नहीं है, सेमी एनुअल है या मंथली है, और आपने 20 साल का लोन लिया हुआ। तो ये इतनी सारी लंबी कैलकुलेशंस करने की बजाय हम एक शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करते हैं जिसे हम एन्युटी कहते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एन्युटी एक्चुअली सेम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज को बार बार अप्लाई करने की बजाय उसका एक शॉर्टकट फॉर्म है जहाँ पे सेम अमाउंट आफ्टर सेम टाइम पीरियड एट सेम रेट पे होती हैं या रिसीव होती है। रेट भी सेम है, फॉर एग्जांपल 10% कंपाउंड पर एनम, हर पेमेंट पे सेम रेट लगेगा। टाइम पीरियड भी सेम है, एक साल के बाद, और सेम अमाउंट है, जो भी हमारी निकलेगी वो सेम अमाउंट हमने पे करनी है। सो द रूल इज कि अगर सेम अमाउंट हो, आफ्टर सेम टाइम पीरियड हो रही हो, एट द सेम रेट हो रही हो, तो फिर हम लोग एन्युटी वाले फार्मूलों से अपनी लॉन्ग कैलकुलेशन जो है उनको शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पेमेंट जो फार्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर T माइनस 1 ओवर R। ठीक है जी, सॉरी उल्टा हो गया, 1 माइनस 1 प्लस R रेज टू पावर T जी। कॉमन रूम जो है वो इधर नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठहर लो।
तो ये बनेगा जनाब s इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर t माइनस 1 ओवर r, ये होगा फॉर्मूला। अब ये जो r है दिस इज व्हाट वी कॉल पीरियोडिक पेमेंट। डिपेंड करेगा कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है। तो जो अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है तो फिर आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है ना, हमारे पास एक फ्यूचर वैल्यू है, तो अगर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हो तो P इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर एस टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय R। ठीक है जी, तो ये दो फार्मूले हैं। अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे इस केस में प्रेजेंट वैल्यू है, तो आप जो है वो इसको ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इधर से कैपिटल R फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, तो R उधर से वही आएगा जो यहाँ से X आएगा। ठीक है, तो ये लेंथी कैलकुलेशंस पीरियोडिक पेमेंट की, इतनी जो लंबी लंबी कैलकुलेशंस हैं, इनको शॉर्ट करके हम लोग जो है वो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो अगर ये चीज़ समझ आ जाए ना, मैंने नोट किया है कि बच्चों को ना जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि उनको लगता है कि एनुटी जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक नया टॉपिक है जो कि आ जाता है। अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं एनुटी ऐसे एक्सप्लेन ना करता, मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करता। ठीक है, और वो जो और तरीका है, दूसरा तरीका है, वो यूट्यूब पे मौजूद है, उसका लिंक शिंक भी इधर कहीं पे मैं डाल दूंगा कोर्स के अंदर, ताकि जो बच्चे हैं वो देख सकें। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो दिस इज़ माई जैसे कहते हैं तरीका वारदात मेरा ये है कि मैं इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ जब वो रिवीजन में आता है कि ये जो पीरियोडिक पेमेंट के फॉर्मूले हैं ये आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को बार बार अप्लाई करने की बजाय एक ही दफ़ा आप यहाँ पे अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। वन सिक्स आर निकाला आपने, ये वाला कितना निकाला है? 161050, 1,61,050 रुपये। आर यू श्योर ये कोई प्लस माइनस गलती तो नहीं होगी? इतनी बड़ी पेमेंट आपको, ये वाला चले आप ऐसे करें ना, आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। हमारे पास P है 100,000, R आपने फाइंड आउट करना है 1 माइनस 1 प्लस रेट है 0.1, टाइम है -5, और ये वाला जो रेट है ये भी 0.1 है। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर सॉल्व हो जाएगा R के अलावा, और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से R कितना निकल रहा है? इतना बनेगा, इतना बनेगा 26। अब इधर भी करते हैं ज़रा, आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है, x कॉमन ले लें। ठीक है, आप ऐसा करें ना, एक मिनट ज़रा मुझे ये बताएं, 1.01 की रेस टू पावर 1 जो है ये 1.01 ही होता है। आगे बताएं x ओवर 1.01 रेस टू पावर 2 1. हाँ 1.1, ठीक हो गया। आगे ये क्या 1.21, इसी को फिर 1.1 से एक दफ़ा और मल्टीप्लाई कर लें,
इसी को एक और दफ़ा 1.1 से मल्टीप्लाई 1.6105 बस ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर पे पुट कर लें या x कॉमन ले लें और इनको जमा करके निकालें। x इंटू 1/1.1 प्लस 1/1.21 प्लस 1/1.331 प्लस 1/1.4641 प्लस 1/1.6105 और इधर 100,000 आ रहा। डिवाइड करना है उधर जाकर करो। वही आना था। दिस इज एक्चुअली माई प्रेमिस। कितना है जी? 26 है? 36 और 26 26 ये वाला ना 2636 आगे 364 है, 26,364 है और 26,369 है। तो कितने का फर्क है? 13-14 का ही फर्क है, वो राउंडिंग का जो फर्क है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस लेंथी कैलकुलेशन इज शॉर्टेंड बाय दोज एन्युटी फार्मूलाज। जब आप मल्टीपल पेमेंट्स फॉर मल्टीपल टाइम पीरियड्स एट सेम रेट करते हैं तो आप बजाय इसके कि ये इस तरह से लॉन्ग कैलकुलेशंस करें, हम वो वाली शॉर्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन उनमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, एक सबसे पहला सवाल ये देखना है कि जो पहली पेमेंट है वो कब हो रही है, क्या वो एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही है या एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही है। व्हाट इज आवर फर्स्ट पीरियड? दिस इज आवर फर्स्ट पीरियड। पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही है। अगर तो पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही हो तो उसे हम कहते हैं एन्युटी ऑर्डिनरी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। और अगर पहली पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड हो जाए, यहीं पे पहली पेमेंट हो जाए, तो उसे हम एन्युटी ड्यू कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये देखना होगा कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू यानी कि P मौजूद है या S मौजूद है। P के और S के फार्मूले फर्क है। ठीक है, S का फार्मूला एन्युटी ऑर्डिनरी के केस में हमने लिखा हुआ है S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर T माइनस 1 ओवर R, और इसका P का फार्मूला होता है R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R रेज़ टू पावर माइनस T ओवर R। ये है एन्युटी ऑर्डिनरी के फार्मूले। इसमें S होता है, गौर से सुन लीजिएगा, S भी कहते हैं इसको, F भी कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वेरिएबल को जो जिस मर्जी नाम से रिप्रेजेंट कर लें। तो S का मतलब होता है इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड। आपके पास 5 महीनों का टाइम पीरियड है, 5 सालों का। इस डेट के ऊपर जो आपके पास इक्विवेलेंट वैल्यू सब पेमेंट्स की कंबाइन आएगी ना, उसे हम एस कहते हैं, चाहे आखिरी पेमेंट इसी तारीख पे ही क्यों ना की गई हो। और P स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड ये एन्युटी ऑर्डिनरी हो या ड्यू हो, S और P से ये मुराद है। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड और एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट जो है ये समझना ज़रूरी है कि एन्युटी ऑर्डिनरी से जो है ना ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा,
आगे चलते हैं। एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले भी सेम होते हैं, इसमें सिर्फ एक एडिशनल फैक्टर होता है जो कि अभी मैं दूसरे कलर के पेन से लिखूंगा, और वो होता है जनाब, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1 प्लस आर से। ठीक है जी। तो नॉर्मली सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी के नीचे छोटा सा ओ लिख देते हैं और ड्यू के नीचे छोटा सा डी लिख देते हैं, जिससे हमें इन दोनों में जो फर्क है वो नजर आ जाता है। अब अगर आप लॉजिकली सोचें तो रेट हमारा पॉजिटिव ही होता है। हमने आज ही बात की कि रेट नेगेटिव भी हो सकता है जब चीज़ों में रिडक्शन हो रही हो, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रेट होता है। इफ इंटरेस्ट रेट इज समथिंग विच इज 5%, 7%, 6%, तो ये जो 1 प्लस आर है ना, ये हमेशा 1 से बड़ा बनेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो 1 से बड़ी किसी भी अमाउंट से मल्टीप्लाई हो रही है उसका आंसर बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दिस, कि सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी और सम ऑफ एन्युटी ड्यू में से कौन सा बड़ा होगा? एन्युटी ड्यू बड़ा होगा। सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी, अगर सारी चीज़ें सेम हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, उसमें से भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू बड़ी होगी, बिकॉज ये क्या है, ये है हमारे पास, इसमें 1 प्लस आर का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, अगली बात समझे यहाँ पे, अगर आपके पास सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी दिया हो तो क्या आप सम ऑफ एन्युटी ड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी दिया हो तो क्या सम ऑफ एन्युटी ड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? सम ऑफ एन्युटी ड्यू फाइंड आउट करना हो तो सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी फाइंड आउट करना हो तो सम ऑफ एन्युटी ड्यू को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर से। एंड सेम गोज विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, that is equal to present value of annuity ordinary into 1 plus r। ठीक हो गया जी। तो ये है जनाब आपका पूरा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट कार्ड when there is annuity ordinary या ड्यू। एक और चीज इसमें आएगी, वो है मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ए ईयर। मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ए ईयर, अगर कंपाउंड सेमी एनुअली हो, अगर कंपाउंड क्वार्टरली हो, कंपाउंड मंथली हो, व्हाटएवर, हम लोग n निकालेंगे और हमारा मंत्रा वही है, जहां जहां पे r है उसको n से डिवाइड कर देंगे और जहां जहां पे t है उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी जी, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो था। हाँ हाँ, ये भी सारे, ये एक रंधा है जो सब पे फिरेगा। अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर रूल वही है। रूल ये है कि जब आपके पास रेट हो, यार इतनी सीधी लाइन तो मैंने कभी सारी जिंदगी में नहीं लगाई। आई एम इम्प्रेस्ड बाय माई सेल्फ अगेन। ठीक, अच्छा, तो क्या कहते हैं उसे, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, कुछ रूल्स हैं, रूल्स में रखिएगा जनाब। अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट है ना, फॉर एग्जांपल 9% पर एनम कंपाउंड मंथली, तो आपका जो टाइम है वो एनुअल होना चाहिए। टाइम आपने ईयर्स में लेना है, और जो आपकी पीरियोडिक पेमेंट्स हैं वो भी ईयरली होनी चाहिए। पीरियोडिक पेमेंट का ताल्लुक कंपाउंड के बाद वाले वर्ड से है और इसका ताल्लुक इस पर एनम के वर्ड से है। ठीक है, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपाउंड क्वार्टरली है और पेमेंट्स एनुअल कर रहे हैं, तो फिर आपको इक्विवेलेंट रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको रेट भी पर एनम चाहिए, जिस तरह से आपकी पेमेंट्स है आपकी कंपाउंडिंग भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर आपकी पेमेंट जो है वो ईयरली नहीं है, सॉरी ये पीरियोडिक की जगह पे मंथली होना चाहिए था, मंथली लिखना है। मैं दोबारा बताता हूं, अगर कंपाउंड मंथली है तो पेमेंट भी मंथली होनी चाहिए।
अगर कंपाउंड क्वार्टरली लिखा है और पेमेंट मंथली है तो फिर नहीं चलेगा फार्मूला, फिर ये फार्मूला फेल हो जाएगा, गलत आंसर निकालेगा। तो रूल ये है कि आपकी जो भी पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वही आपकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। तो पेमेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू योर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। अगर नहीं है तो फार्मूलों में कुछ चेंजेस की जा सकती हैं जो कि मैं नहीं करवाता होता। मैं कहता हूं कि फार्मूला सेम रखें, फार्मूले में जो इनपुट्स करने हैं वो चेंज कर लें। फार्मूला सेम रखें, फार्मूला में जो इनपुट्स हैं वो चेंज कर लें। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि जी पेमेंट फ्रीक्वेंसी है हमारी एनुअली और जो रेट है वो है क्वार्टरली, तो चलेगा? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो क्वार्टरली रेट है, ये जो क्वार्टरली रेट है, इस रेट को भी हमें एनुअल रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो क्वार्टरली रेट है इस रेट को भी हमें एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेट्स को दूसरे रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेट का फार्मूला। इफेक्टिव रेट के फार्मूले को आप इस तरह से कहते हैं कि रेट यानी कि इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, आर ओवर एन रेज टू पावर एन माइनस 1। इफेक्टिव रेट 1 प्लस आर ओवर एन रेज टू पावर एन माइनस 1। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना, ये उस मेट्रो लाइन की तरह है जो जहां से भी कस्टमर को उठाती है सेंटर पे पहुंचा देती है। यानी कि ये फार्मूला जो भी रेट होगा ना उसको उठा के एनुअल रेट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये जो रेट इफेक्टिव है ना इसका मतलब है एनुअल रेट। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी 4% कंपाउंड मंथली। अच्छा, ये जो रेट है ये 4% पर एनम है, ये है एनुअल रेट, कंपाउंडिंग इसकी मंथली है। दो चीजें है ना, अगर तो ये रेट पर एनम ना होता, पर क्वार्टर होता, तो फिर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते जैसा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में देखा था। लेकिन ये है 4% कंपाउंड मंथली, लेकिन ये पर एनम रेट है। इसको मैंने कन्वर्ट करना है कंपाउंड एनुअली के रेट में, तो क्या रेट आएगा? मैं ये इफेक्टिव रेट का फार्मूला यूज करूंगा। इफेक्टिव रेट का फार्मूला ये कहता है कि इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.04। अब देखें कि ये जो रेट है इसकी साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग होती है? 12 दफा, डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1। तो ये आपका इफेक्टिव रेट बनेगा। को 4% कंपाउंड मंथली इज इक्वल टू what percent compound annually? 4.07%। यस, थोड़ा सा ज्यादा। वो 4 था 4.00%, ये था 4.07%, ये थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। तो इफेक्टिव रेट जो है उसका वो 4.07% है। तो हम लोग ये वाला जो है ये एनुअल रेट लेते हैं और ये वो वाला रेट लेते हैं जो कि हमारा एनुअल नहीं है, समथिंग एल्स है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फार्मूला है, नजर आ रहा है इकराम भाई? 4% कंपाउंड मंथली है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं कंपाउंड सेमी एनुअली के अंदर। कितना बनेगा? 2 पे डिवाइड नहीं करना। क्यों 2 पे क्यों डिवाइड करना है? वो 4% ऑलरेडी कंपाउंड मंथली है। नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, हम पहले इसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे एनुअली और फिर उस एनुअली को कंपाउंड सेमी एनुअली में कन्वर्ट करेंगे। ये रेट्स की कंपाउंडिंग है, ये रेट्स पर एनम है, ये रेट 4% पर एनम ही है। ये भी रेट जो आएगा नहीं 4% पर एनम ही आएगा।
कंपाउंडिंग का डिफरेंस जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। कंपाउंडिंग का डिफरेंस एडजस्ट करना इज समथिंग एल्स। ये भी रेट पर एनम है, ये भी रेट पर एनम है। अगर ये होता ना 4% पर क्वार्टर, तो हम कहते हैं कि ये 4% पर क्वार्टर को कितने परसेंट पर एनम में कन्वर्ट करना है। क्वार्टर क्वार्टर कोई नहीं है, ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है। 4% पर एनम है। फर्क कहाँ पे है? कंपाउंडिंग में है। कंपाउंड सेमी एनुअली है और कंपाउंड मंथली है। तो हम सबसे पहले कंपाउंड मंथली को कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड एनुअली में, और फिर कंपाउंड एनुअली को कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड सेमी एनुअली में। करें जरा। कंपाउंड मंथली को कंपाउंड एनुअली में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कहेंगे जनाब इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 + 0.04 डिवाइडेड बाय 12 रेज़ टू पावर 12 - 1। ये कितना आया था भला? 4.07% ही आया था। ये हमने पहले भी किया हुआ ऊपर। ठीक है, ठीक है, इतना नजर आ रहा है? एक लाइन इसके नीचे लिख लूं? अच्छा, अब इस 4.07 को अब मैंने दोबारा कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे कंपाउंड एनुअली तो नहीं चाहिए, मुझे तो कंपाउंड सेमी एनुअली चाहिए। तो मुझे कंपाउंड सेमी एनुअली चाहिए ना, तो अब मैं उसी फार्मूले में रखूंगा 4.07% इज इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 - 1। ठीक है, दिस इज द वे। तो ये 4.0 कितना, 4.05 4.06 इस तरह से कुछ बनेगा। क्या बना है? नहीं अल्लाह के बंदे, इसको ऐसे करो, इसको इधर ले आओ, -1 को इधर ला के +1 कर दो, तो ये 1.0407 बन जाएगा। फिर इसका ले लो स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद बाकी कैलकुलेशंस कर लो। 4.03, तो हमारा कंपाउंड सेमी एनुअली है वो 4.03 बन रहा है। तो 4% कंपाउंड मंथली हो, 4% कंपाउंड मंथली हो, 4.07% कंपाउंड एनुअली हो, या 4.03% कंपाउंड सेमी एनुअली हो, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो अब मैं वापस आता हूं इधर, जो हम लोगों ने बात की थी कि भाई जो हमारी कंपाउंडिंग जो हमारी पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वही हमारी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो हम इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट लगा के उसका इफेक्टिव रेट फाइंड आउट कर लेंगे। इफेक्टिव रेट जो है ये एक अच्छा टूल है डिफरेंट रेट्स को कंपेयर करने के लिए भी। इफेक्टिव रेट जो है इट इज अ गुड टूल टू कंपेयर डिफरेंट रेट्स एज वेल। आपको पता है ना, कल हम लोगों ने इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्या नाम है, एनओटी के सारे सवालों की। ठीक है, तो अभी आज हमारा कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ है। कॉन्सेप्ट ये डिलीवर हुआ है कि अगर मल्टीपल कैश फ्लोज हों, बार बार पेमेंट हो रही हो, और उन पेमेंट्स के अंदर ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं, और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि सेम अमाउंट हो, आफ्टर सेम टाइम पीरियड हो, और एट द सेम रेट हो, तो फिर हम लोग बजाय इसके कि ये इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करें, हम एनुइटी का फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनुइटी फार्मूला जो है ये दरअसल कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलों को ही थोड़ा शॉर्ट करके, थोड़ा उसको बेहतर करके प्रेजेंट किए गए। तो इसमें रूल क्या है कि पेमेंट्स बार बार हो रही है, सेम अमाउंट की पेमेंट हो रही है, और आफ्टर सेम टाइम पीरियड हो रही है, रेट भी सेम है। तो हम लोग इस तरह के छोटे छोटे फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, या पीरियोडिक पेमेंट फाइंड आउट करने के लिए, इवन रेट और टाइम भी फाइंड आउट करने के लिए वो कह सकता है। तो फार्मूले के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स जो हैं वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर डाटा दिया गया हो। ठीक है, जो चीज़ें ज़हन में रखनी है वो ये हैं कि एस जो होता है वो इक्विवेलेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड होती है, और पी जो है वो इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड होती है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पेमेंट फ्रीक्वेंसी और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है। 80% क्वेश्चंस में, बल्कि 90% क्वेश्चंस में ये दोनों चीज़ें सेम ही दी गई होंगी। एग्जामिनर आपसे इस बात के ऊपर नहीं खेलता, एग्जामिनर नहीं खेलता। एग्जामिनर ये नहीं कहता कि अच्छा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कंपाउंड एनुअली है, लेकिन पेमेंट जो है वो कंपाउंड मंथली हो रही है, ऐसे नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा करे
तो फिर हम लोग इफेक्टिव रेट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, और ये जो इफेक्टिव रेट है इसका फॉर्मूला रेट इफेक्टिव इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर एन रेज़ टू पावर एन माइनस 1 होता है। जब आपने कंपाउंडिंग चेंज करनी है ना तो आपने यही फार्मूला लगाना। इसमें ये एनुअल रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एनुअल के अलावा किसी भी और रेट को प्रेजेंट कर रहा है। इसमें ना इसी इफेक्टिव रेट के कुछ वेरिएशंस सिखाए जाते हैं कि आप सीधा सीधा मंथली को सेमी एनुअली में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सीधा सीधा क्वार्टरली को सेमी एनुअली में या सेमी एनुअली को क्वार्टरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें ना कुछ और वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो वेरिएबल्स याद रखना मुश्किल होता है मेरे ख्याल से, इसलिए मैं बच्चों को यही एक फार्मूला कराता हूँ और कहता हूँ कि अगर इस तरह से है कि मंथली से सेमी एनुअली में जाना है तो पहले मंथली से एनुअली पे आ जाओ, फिर एनुअली से सेमी एनुअली पे चले जाओ। एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा और उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप कॉन्सेप्ट जो है ना उसको पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी, ड्यू की एन्युटी और इफेक्टिव रेट के फार्मूले करेंगे। एक और चीज़ जो कि यहाँ पे मुझे कहीं पे लिखनी पड़ेगी, एन्युटी ऑर्डिनरी और ड्यू के अंदर जो डिफरेंशिएशन है कि कौन सा फार्मूला लगना है वो हमेशा उसने बताया होता है, ठीक है। लेकिन अगर ना बताया गया हो, नो इंडिकेशन, अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो फिर हम एन्युटी ऑर्डिनरी फॉलो करते हैं, ठीक है। एन्युटी ऑर्डिनरी फॉलो करते हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चन के अंदर इंडिकेशन दी गई होती है कि ये एन्युटी ऑर्डिनरी का सवाल है या एन्युटी ड्यू का सवाल है, ठीक है जी। सिर्फ इस चीज़ से पता नहीं लगता कि आपने लोन लिया है या दिया है, इससे ये पता नहीं चलता कि एन्युटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है। इस चीज़ से पता चलता है कि पेमेंट फ्रीक्वेंसी, ये पेमेंट कब से शुरू हो रही, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में काफ़ी एविडेंट होता है, दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन द क्वेश्चन, वो पता चल जाता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे आज अपनी लेक्चर को कंक्लूड कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।